नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री। इंडिया डेली लेकर आया है आपके लिए आपका पसंदीदा शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हमारा काम है शैतान की हर साजिश का पर्दाफाश। करते हैं आपको हर रोज सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। एक जलती हुई कार जिसने खड़े किए कई सवाल, क्योंकि इसमें थी ऐसे शख्स की लाश जिसकी हत्या का उसके दोस्तों पर ही लगा था इल्जाम। पुलिस कर रही है अपना काम, जल्द ही सामने आएगा सुखद परिणाम। वो घर से किसी काम पर निकला था, लेकिन फिर उसके घर एक खबर आई। खबर उसकी गाड़ी में आग लगने की, जिसमें उसकी मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में देर रात एक फॉर्च्यूनर धू धू कर जलती मिली, तो उस इलाके में हड़कंप मच गया। पता चला कि गाड़ी गाजियाबाद के प्रॉपर्टी डीलर संजय यादव की थी, जिसमें खुद संजय मौजूद थे, जिनकी इस गाड़ी में जलने से मौत हो गई। पहले मामला एक आम हादसे का लगा, लेकिन फिर इस मामले में खुलासा हुआ। संजय के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हादसे में मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। संजय के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि संजय की पैसों के लेन देन के चलते हत्या की गई है। परिवार के मुताबिक संजय की किसी से रंजिश नहीं थी, लेकिन उसने कुछ लोगों को 5 लाख रुपए उधारी पर दे रखे थे, जिसकी वजह से ये हत्याकांड हुआ। परिवार का तो यहाँ तक आरोप है कि उनके बेटे की हत्या के बाद आरोपियों ने उसके शरीर पर मौजूद गोल्ड ज्वेलरी भी उतार ली। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अवगत कराना है कि बीती रात थाना दादरी क्षेत्र के नगला नैनसुख के पास में एक फॉर्च्यूनर कार जली हुई अवस्था में मिली थी। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच करके वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। कार के अंदर एक व्यक्ति की जली हुई अवस्था में बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान संजय यादव निवासी नेहरू नगर गाजियाबाद के रूप में हुई थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि पुलिस ने किसी और को नहीं बल्कि संजय के 2 दोस्तों को हिरासत में लिया है। खास बात ये कि इन्हीं दोस्तों को संजय ने 5 लाख रुपए उधार दिए थे। तारीख 22 अक्टूबर 2024, समय दोपहर 12:50। संजय अपने घर से दोपहर में निकले थे, जिसके बाद करीब 2:30 बजे उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। जिसके बाद जब संजय का फोन देर रात तक ऑन नहीं हुआ तो पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। संजय के फोन के लोकेशन को ट्रेस किया गया। गोविंदपुरम संजय की लास्ट लोकेशन मिली, लेकिन पुलिस को यहाँ उनकी गाड़ी नहीं मिली। जिसके बाद जब और छानबीन की गई तो उनका शव उनकी गाड़ी में जली हुई हालत में मिला। पुलिस संजय के दोनों दोस्तों से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द वो इस मामले का खुलासा कर देगी। परिजनों से पूछताछ से पता चला था कि अपने 2 मित्रों के साथ निकला था और इनका अपने मित्रों से कुछ ज्वेलरी के लेन देन का विवाद था। इनके दोनों मित्रों को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है तथा अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या ये हादसा था या हत्या? क्या संजय को उनके दोस्तों ने ही उतारा मौत के घाट? जली हुई लाश के पीछे सच क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें पुलिस के लिए भी जानना जरूरी है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जल्द हर साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
गुमनाम कॉल आती है और फैल जाती है सनसनी, क्योंकि इस कॉल के जरिए दी जाती है बम से खतरनाक वारदात की धमकी। कौन है आसमानी साजिश के वो शैतान जो मचा रहे हैं पूरे देश में हाहाकार? अपनी मंजिल पर जल्द पहुंचने की होड़ होती है। आसमान के रास्ते एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश का रास्ता तय करने के लिए हजारों लोग अपने घर से निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन एक फोन कॉल या एक ईमेल उनके कदमों को रोक देता है, पूरे एयरपोर्ट को थाम कर रख देता है, सनसनी फैला देता है। हेलो, फ्लाइट में बम है। हिंदुस्तान आसमान में शैतानी साजिश को लेकर सावधान है। पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर विदेशी फ्लाइट शामिल हैं। अगर धमकियों के आंकड़े को देखें तो करीब एक हफ्ते में 70 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। तारीख 22 अक्टूबर 2024। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसमें इंडिगो की 10 फ्लाइट शामिल थी, जिसमें डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी थी। फ्लाइट्स को मिलने वाली धमकी भरे कॉल के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर स्टेट पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं जांच का जिम्मा साइबर यूनिट को भी दिया गया है। एक एयरक्राफ्ट घरेलू और विदेशी उड़ानों को लेकर काफी संजीदा होते हैं। ये उड़ानें कई संख्या में होती है और ऐसे में अगर किसी भी एयरक्राफ्ट को बम की थ्रेट आती है तो जाहिर तौर पे उसको सुरक्षा के मद्देनजर इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती है। वहीं दूसरी ओर इस इमरजेंसी लैंडिंग से न सिर्फ पैसेंजरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर एयरलाइंस को इस इमरजेंसी लैंडिंग और देरी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान भी होता है। इन थ्रेट कॉल को देखते हुए जांच एजेंसियों ने इस बम थ्रेट कॉल को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात यह भी सही है कि तकरीबन 10 दिन बीत जाने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ अभी भी खाली हैं। मंगलवार 22 अक्टूबर को धमकी के कॉल का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया, जिसमें एक साथ इंडिगो फ्लाइट को धमकी देकर टारगेट किया गया। थ्रेट गेम के इस खेल में अभी तक करीब 300 से ज्यादा फ्लाइट को धमकी दी जा चुकी है, जिसका सीधा असर उड़ान भरने वाले फ्लाइटों पर पड़ता है। इस तरह की धमकियों से अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा पैसेंजर प्रभावित हुए हैं, तो एविएशन इंडस्ट्री को भी इससे बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि एक के बाद एक कई बम थ्रेट की कॉल्स करने के पीछे आखिर कौन है वो शख्स जो बम थ्रेट की कॉल कर कर ना सिर्फ एयरलाइंस को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पैसेंजरों में पैनिक की स्थिति भी उत्पन्न कर रहा है। इन थ्रेट कॉल को लेकर सरकार भी सख्त हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल रही बम की धमकियों को लेकर आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक की। विदेश जाने वालों के लिए हवाई रास्ता ही एकमात्र ऑप्शन है, तो दूसरी ओर एक शहर से दूसरे शहर जल्द पहुंचने के लिए लोग हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार एयरलाइंस को धमकियां मिल रही हैं, जिस तरह से यह सिलसिला चल रहा है, इसके पीछे शैतानी साजिश नजर आती है, जिस पर जल्द एक्शन बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नाम बदला, पहचान बदली और उसने उससे कर ली शादी, लेकिन जब खुली जिहादी साजिश की पोल तो पीड़ित ने लिया ठान, आरोपी की नहीं रहेगी अब खैर। मुलाकात हुई, प्यार हुआ, शादी भी हुई, वो उसके बच्चे की माँ भी बन गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उस शैतान ने अपना असली रूप उसे दिखाना शुरू कर दिया। पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर आई ये वो महिला है
जिसके साथ धोखा किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने किया है। महिला का आरोप है कि जिस शख्स के साथ उसने प्यार किया, जिससे शादी की, उसने अपनी असलियत उससे छिपा रखी। महिला के मुताबिक उसका पति मुस्लिम था, लेकिन उसने उसे हिंदू नाम बताकर पहले अंधेरे में रखा और फिर शादी के बाद अपनी असलियत उसके सामने रख दी। महिला का आरोप है कि जब राजा पॉल बने मोहम्मद सादाब की असलियत का उसके सामने खुलासा हुआ तो उसके पति ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा। मेरा नाम मोहम्मद सादाब है। दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई थी। इसने झूठ बोला था हमसे कि हम राजा पाल हैं। राजा पाल झूठ बोला था। प्यार का वो किया था इसने कि शादी का मतलब इज़हार करके कि शादी हम लोग करेंगे, हम राजा पाल हैं, हमसे शादी आदि करोगी। दिल्ली में हमको भगा के लेके आए थे, दिल्ली से फतेहपुर कैदी बना के इसने रखा था हमको, किराए के मकान में डाक बंगले में फिर कैदी बना के इसने रखा था। फिर हमें हिंदू संगठन से हमारी मुलाकात हुई। अभी फिलहाल इसका एक्सीडेंट हो गया था, हम बाहर निकल पाए, ताला में बंद करके जाया करता था। उसने उसके चारों ओर लब जिहाद का मजबूत जाल बिछा दिया था। एक तो वो पीड़ित को कैद रखता था, तो दूसरी ओर पीड़ित के सामने ये भी मजबूरी थी कि वो अपने 2 बच्चों को लेकर कहां जाए। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति का परिवार भी उसके साथ मारपीट किया करता था। उस पर ये लोग प्रेशर डालते थे कि वो बच्चे समेत अपना धर्म बदल ले। नमाज जबरदस्ती पढ़ाते थे। जब नमाज नहीं पढ़ती थी, गोश्त नहीं खाया करती थी तो मारते थे। ये अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी मम्मी लोगों से, खाला लोगों से मरवाया करता था। और तुम्हें भी मुसलमान बनाएंगे, जब नहीं बनोगी तो तुम्हें मार के फेंक देंगे। ट्रेन की पट्टी में किसी को कोई खबर नहीं होती रात रात। पीड़ित पहले तो सादाब की सारी बातों को मानने लगी, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर गया तो पीड़ित ने कानून का दरवाजा खटखटाया। आरोप है कि सादाब पीड़ित को कहीं आने जाने नहीं देता था, लेकिन एक दिन जब पीड़ित को मौका मिला तो उसने पुलिस के पास पहुंच अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फतेहपुर थाना कोतवाली नगर में एक पीड़िता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिल्ली में रहने के दौरान उसकी एक युवक से दोस्ती हो गई और उसने शादी का झांसा देकर के उससे संबंध बनाया और उसके संसर्ग से 2 बच्चे पैदा हुए। अब वो उसके साथ मारपीट कर रहा और नहीं रख रहा। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। अभियुक्त को कब्जे में लेकर के पूछताछ की जा रही है और संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला के आरोप भी सनसनीखेज हैं, तो जिस तरह से उसके पति ने उसके साथ अत्याचार किया वो भी डराने वाला है। नाम बदलकर, पहचान बदलकर, यहाँ तक कि धर्म बदलकर जिस तरह से सादाब ने लब जिहाद की साजिश को अंजाम दिया, वो हर किसी को सावधान करने वाला भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। किसने किया? लाखों के जेवर पर हाथ साफ। उस बैंक में उठ रहा है यही सवाल। लॉकर जिसको मानते हैं सब सेफ, वहां लगा दी किस शैतान ने सेंध। अब उठ रहा है सवाल, किसकी है यह करामात? बैंक, इस नाम से लोगों का विश्वास जुड़ा होता है, लोगों का भरोसा होता है। लेकिन जब इसी बैंक से लोगों को धोखा मिलने लगे तो हड़कंप मच जाता है, विश्वास टूट जाता है और बैंक के कर्मचारियों पर बड़ा आरोप लगता है। गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया बैंक ऑफ बड़ौदा से, जहां एक परिवार ने आरोप लगाया कि बैंक में मौजूद उनके लॉकर को न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उस लॉकर के अंदर मौजूद सामान गायब हो गया। जब बीओबी बैंक में आए हैं, हमें बुलाया गया था कि आपका लॉकर खुल रहा है। जी,
तो किसने बुलाया था? बैंक से ही फोन गया है भैया। तो क्या क्या नुकसान हुआ आपका? भैया पूरा लॉकर खाली पड़ा है हमारा, पूरा लॉकर खाली पड़ा है। मामला सनसनीखेज है क्योंकि जिस लॉकर के भरोसे लोग अपनी गाढ़ी कमाई और घर का सोना चांदी जेवरात बिना किसी डर के वहां रखते हैं, उसी को तोड़कर इस परिवार के सोना और चांदी पर हाथ साफ कर दिया गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा में मौजूद उनके लॉकर में 40 तोला सोना और लगभग 50 से 60 तोला चांदी थी और जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए थी, जो पूरा का पूरा गायब है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ईशा गोयल और उनके पति ने लॉकर लिया था और जिसमें उन्होंने अपनी कीमती सामान को रखा था। ईशा के मुताबिक उनके पास बैंक से फोन आया जिसमें कहा गया कि उनका लॉकर खुला हुआ है, जिसके बाद जब ईशा अपने पति के साथ बैंक पहुंची तो उनका लॉकर टूटा हुआ पाया गया। भैया 40 तोले के करीब सोना था और 50-60 तोले के करीब चांदी थी। तो ये जब आप आए तो क्या कमी नजर आई, क्या दिक्कत आई इसमें? ये लॉकर का गेट टेढ़ा हुआ पड़ा था जी। तो टेढ़ा आपको सूचना आज मिली है बैंक के द्वारा? आज ही सुबह फोन गया भैया, जब भी हम दौड़ते हुए आए यहाँ पे। कितना सोना की कीमत मान लें? 40 तोला। अब परिवार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस मामले में क्या करे, क्योंकि बैंक ने किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। मामला पुलिस के सामने पहुंचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जिस तरह का रवैया बैंक दिखा रहा है वो ग्राहकों के साथ एक बड़ा धोखा है। अपने हाथ खड़े कर रहा है, कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप देखो आपने किया है, हमारा कोई वो नहीं है। अच्छा, आपने पुलिस को इत्तला करी? हाँ, पुलिस को इत्तला करी, रिपोर्ट लिखवाई है, पुलिस आई भी है। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस ने ये बोला है कि एक बार आप देख लो वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके बाद फिर जांच करेंगे। वो अपनी जांच करने करेंगे, अब हमें जांच करने दो। बैंक लॉकर के लिए एक आम परिवार पैसे भरता है क्योंकि उसे ये उम्मीद है कि उनका कीमती सामान बैंक में सुरक्षित रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई ये घटना हैरान करने वाली है। तो बैंक के अंदर कौन था वो शैतान जिसने लॉकर में रखे सामान पर हाथ साफ कर लिया? अब सवाल ये भी है कि बैंक में क्या सीसीटीवी फुटेज नहीं था जिससे ये पता चले या आखिर कौन वो शख्स था जिसने बैंक में लॉकर पे हाथ साफ कर दिया। अब ऐसे में उस शैतान का पता लगाना भी जरूरी है जिससे बैंक पर लोगों का भरोसा बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पार्टी की बात हुई और दोस्तों में शुरू हो गया विवाद। इसके बाद हुआ वो हत्याकांड जिसने दोस्ती के पवित्र रिश्ते को कर दिया शर्मसार। तो पुलिस को लगता है इसमें है कोई गहरी साजिश की बात। अफरा तफरी है, सड़क पर पड़ा खून है, संगीनों का साया है और हत्या की वारदात है। राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ शैतानों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि मृतक अजीत जब अपने घर लौट रहा था तभी उसके 4 दोस्तों ने उसे खाने पीने के बहाने अपने साथ ले गए और जिसके बाद उन्होंने चाकू और बियर की बोतल से उस पर हमला बोल दिया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस इस मामले में रंजिश का एंगल मानकर चल रही है। फिलहाल अजीत के 4 शैतान दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इन आरोपियों से अब कत्ल को लेकर पूछताछ कर रही है। अर्ली मॉर्निंग कल्याणपुरी थाने में एक डेड बॉडी की कॉल रिसीव हुई थी। इमीडिएटली मौके पे पहुंचने पे हम लोगों ने वेरीफाई किया। ये जो डिसीज्ड हैं ये अजीत सिंह है, सन ऑफ वीर सिंह, 25 साल उम्र के हैं। काफ़ी टाइम से यहीं पे इंदिरा कैंप कल्याणपुरी में रह रहे थे और पिछले 1 महीने से ईस्ट विनोद नगर में किसी एड्रेस पे शिफ्ट हो गए थे। ये नोएडा में ऑफिस बॉय का काम करते हैं। अजीत रात से घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद सुबह सुबह अजीत की डेड बॉडी सड़क पर बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक अजीत का उसके दोस्तों से खाने पीने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। हालांकि ये विवाद सिर्फ खाने पीने को लेकर था या फिर उनके दोस्तों के बीच कोई पुराना विवाद था जिसको लेकर अजीत के दोस्तों ने उसे मौत के घाट उतार दिया, ये जांच का विषय है। कल रात को घर नहीं पहुंचे थे। यहाँ पे सुबह सुबह इनकी डेड बॉडी मिली है।
मोस्ट लाइकली जो सस्पेक्टेड है इसमें मर्डर किसी आपसी कहासुनी के बेसिस पे हुआ है, जिसमें कि कुछ बियर बॉटल्स वगैरह के साथ इनको इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई है। इस पे इमीडिएटली हमने मर्डर का केस रजिस्टर कर दिया और इस पर अभी तफ्तीश जारी है। अजीत की मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्द इस हत्याकांड को लेकर वो खुलासा करेगी। वहीं पुलिस इसी कोशिश में है कि अजीत की हत्या क्यों की गई, इसका वो जल्द से जल्द खुलासा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।